हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन एस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी यहाँ पे अक्टूबर मंथ की चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है। हाँ, FATF भी बचा हुआ है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। लास्ट हमने यहाँ पे देखा था। 3 टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है, तो अभी हम लोग FATF में चलेंगे। देन इंटरपोल, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। एंड देन नॉर्थ स्ट्रीम, ये अलग ही एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप लोग मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो, चाहे BPSC के लिए हो या फिर UPSC के लिए हो, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी है वहाँ पे मेल कर आप लोग आराम से इसे स्टार्ट कर सकते हो। डेली बेसिस में आप लोग को क्वेश्चन दिया जाता है, आप लोग आंसर लिखकर उसे भेज सकते हो। एंड यहाँ पे आपका कॉपी चेक भी होगा, फिर आपको बताया भी जाएगा किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, कहाँ पे आपकी कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, और क्या पॉजिटिव पॉइंट है आपकी, वो ईच एंड एवरी डिटेल्स हमारे द्वारा आपको बताई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के आर्टिकल, जो कि है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें कि अनाउंस किया गया है कि रिमूवल ऑफ पाकिस्तान। इट मीन्स कि ग्रे लिस्ट में यहाँ पे पाकिस्तान को इंक्लूड कर दिया गया था, बट अब चलिए यहाँ पे कहा गया है कि चलो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाना है। तो ईच एंड एवरी प्रोविज़न हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में पहले भी रखा गया था और हटाया गया था, और ग्रे लिस्ट में रखा गया था थर्ड टाइम जून 2018 में। इसको थर्ड टाइम रखा गया और अब तक अक्टूबर 2022 तक इसको ग्रे लिस्ट में रखा गया। तो देखिए, FATF की सिक्योरिटी को देखते हुए पाकिस्तान को ये फोर्स किया गया था कि कुछ एक्शन लो भैया, जो आप इतना टेररिस्ट आतंकवादी फैला रहे हो, तो उसको ठीक करने के लिए कुछ तो एक्शन लो, जिससे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म अटैक वगैरह जो है पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है, जिसकी वजह से इसको इस तरीके की सज़ा मिली है। तो अब पाकिस्तान की हरकतें देखो आप, जिसमें कि मुंबई अटैक तो याद होगा जो 26/11 था, तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इन्होंने क्षति पहुंचाया। तो इसलिए यहाँ पे उसके बाद जो है इसको डाल दिया गया ग्रे लिस्ट में कि सुधर नहीं रहे हो तो सुधार दिया जाएगा। अब देखिए, हमारे द्वारा भी हाईलाइट किया गया है कि ग्लोबल इंटरेस्ट भी है कि पाकिस्तान को यहाँ पे क्रेडिबल, वेरीफिएबल, इरिवर्सिबल, सस्टेन्ड एक्शन तो लेना ही होगा। जिस तरीके से वो आतंकवाद को फैला रहा है, उसको टैकल करने के लिए पाकिस्तान अगर एक्शन नहीं लिया तो उसके अगेंस्ट में कड़ी एक्शन ली जाएगी। बट देखते हैं कि चलो ठीक है, FATF में यहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाता है। तो FATF है क्या? तो FATF एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग है। इट मीन्स कि आप देखो कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करता है, या फिर जो टेररिस्ट फैलाने के लिए जो फाइनेंसिंग दी जाती है, उस तरीके की चीज़ों पे ये वॉच डॉग है, यानी कि कड़ी नज़र रखता है। अगर ऐसा काम कहीं पे भी हो रहा है तो उस पर ये बहुत ही कड़े जो है हथकंडे अपनाते हैं। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये सेट करता है, जिससे कि जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ है, यानी कि जो भी गलत काम हमारे देश में हो रहा है या ऑल ओवर द वर्ल्ड में हो रहा है, उसको यहाँ पे रोकने का काम FATF करता है। इसकी जो गठन हुई थी वो 1989 में हुई थी, और ग्रुप ऑफ 7 जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ, तो इसलिए G7 कंट्रीज़ के द्वारा जो है इसको बनाया गया। और ये समिट जो है वो सेटअप किया गया था FATF, जो कि एक पॉलिसीज़ डेवलप करेंगे, जिससे कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग है, यानी कि जो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको आप देख सकते हो, उस चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पे FATF ने काम किया। मेंबरशिप अगर देखें तो FATF जो है आज के डेट में 37 मेंबर जुरिस्डिक्शन है, और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो GCC है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, और एक यूरोपियन कमीशन है। हम लोग भी यहाँ पे FATF के मेंबर हैं, लेकिन कब बने हम लोग? तो यहाँ पे हम लोग बने 2010 में, ठीक है। 1989 में ये ऑर्गेनाइजेशन आया, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2010 में इसके मेंबर बने। FATF की रिकमेंडेशन की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, रिकमेंडेशन जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इट मीन्स कि हर किसी को ये मानना होगा, मनी लॉन्ड्रिंग को यहाँ पे रोकने के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, यहाँ पे जो भी काम किया जाता है वो एक स्टैंडर्ड यहाँ पे बनाया जाता है इनके द्वारा, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि जो यहाँ पे फाइनेंसिंग ऑफ प्लोरिफरेशन है, ये क्या होता है? फाइनेंसिंग ऑफ प्लोरिफरेशन कहने का मतलब एक तरीके का आप देखो कि ट्रांसफ़र करना, या फिर न्यूक्लियर हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल वेपन हो गया, उसको एक्सपोर्ट करना, उसका डिलीवरी करना, ठीक है। तो इसलिए इसको भी रोकने के लिए यहाँ पे काम किया जाता है FATF के द्वारा। यहाँ पे 40 रिकमेंडेशन दिया गया है कि कैसे यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को फाइट करें। 9 स्पेशल रिकमेंडेशन दिया गया है कि कैसे टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोका जाए। फाइन। FATF की अगर हम लोग यहाँ पे स्टाइल की बात करें रीजनल बॉडीज़ की, तो 8 रीजनल बॉडीज़ है जो कि मिलकर काम करते हैं, जैसे कि एशिया पैसिफिक ग्रुप हो गया मनी लॉन्ड्रिंग में, यूरोपियन ग्रुप हो गया, कैरेबियन फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो गया। तो ये सब मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं।
मॉनिटरिंग कंप्लाइंसेस अगर देखें तो FATF जो है वो कंप्लाइंसेस भी यहाँ पे मॉनिटर करता है कि जो भी रिकमेंडेशन FATF के द्वारा दिया गया है तो कितने कंट्रीज़ है जो कि इसको कंप्लाइंस कर रहे हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें FATF में दो तरीके की लिस्ट है, एक ब्लैक लिस्ट है, एक ग्रे लिस्ट है। और ये सारे टर्म्स जो है आप देखो ऑफिशियल जो FATF की टर्मिनोलॉजी है उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, बट हाँ ये यहाँ पे कंट्री को थ्रेट यहाँ पे कंट्री को डराने के लिए, एक डेटा क्रिएट करने के लिए इस तरीके का लिस्ट क्रिएट किया गया है। FATF के बारे में कुछ बात यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए लिस्टिंग रिजिम जो है ना उसमें वीकनेस देखने को मिलता है। अगर अब तक हम लोग यहाँ पे सिविरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो ब्लैक लिस्ट एक क्वांटम जंप है। अगर ग्रे लिस्ट में देखें तो पहले ग्रे लिस्ट में कंट्री को डाला जाता है, एक तरीके का वार्निंग है, फिर उसके बाद ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है कम्प्लीटली ब्लॉक। जो स्ट्रक्चरल यहाँ पे वीकनेस है FATF में ये रिफ्लेक्ट होता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो लैक ऑफ इफेक्टिवनेस है। FATF जो ये रियलाइड होता है एश्योरेंस में विदाउट एक्चुअली जो यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कंसीडर करते हुए। तो 2015 में क्या हुआ था कि पाकिस्तान को जो है यहाँ पे ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया था, और क्योंकि यहाँ पे कुछ लीगल मेजर्स लिया गया था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे निकाला गया। लेकिन फिर से इसका काम भी यही है, पाकिस्तान के आप देखते हो कि बार बार जो है वो यहाँ पे ग्रे लिस्ट से बाहर आ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी जो हरकतें हैं वो यहाँ पे सुधर नहीं रहा है। अदर्स अगर हम लोग देखें तो कुछ कंसर्न है जो कि रेज़ किया गया है, वो भी ग्रुप के इनफॉर्मल मेथड कि कैसे यहाँ पे वो प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करते हैं। इस ग्रुप के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको सेलेक्ट करने का जो ज़रिया है उससे अदर मेंबर्स जो है वो यहाँ पे खुश नहीं है। साथ ही आप देखो यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं है कि क्या यहाँ पे टेररिज्म को कॉन्स्टिट्यूट करता है, किसको टेररिज्म कहेंगे, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसको कि आतंकवाद कहेंगे, या फिर कैसे यहाँ पे हम लोग समझे कि हाँ ये जो पैसा है ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग में जा रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाने के लिए जा रहा है, तो ये हम लोग समझ नहीं पा रहे। साथ ही अगर देखिए कंट्रीज़ जो है वो भी अपनी म्यूचुअल लीगल जो असिस्टेंस है उसको फैलाने में कमी यहाँ पे देखने को मिला। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी उस तरीके का नहीं हो पा रहा है। कॉपरेशन भी अगर हम लोग नेशनल सेक्टर्स के साथ देखें तो वो भी यहाँ पे बड़े तरीके से नहीं हो पा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ है, जो भी यहाँ पे बातें कही जाती है या फिर जो भी यहाँ पे फंडा है उन सब की कमी हम लोग को देखने को मिलता है कि सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज करना होगा ग्रे लिस्ट के ही अंदर में, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में तो यहाँ पे बहुत सारा स्कोप है कि डार्कर शेड ऑफ ग्रे ओके, कि ग्रे में भी अगर हम लोग यहाँ पे कंट्रीज़ को डालते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनको फ्रीडम दिया जा रहा है कि आप कुछ गलत काम कर सकते हो, या फिर इस तरीके का टेररिस्ट फाइनेंसिंग वगैरह ये सारा चीज़ जो है कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो वो चल रहा है। तो इस पर भी हम लोग को फर्दर कैटेगराइज करना होगा। साथ ही अगर हम लोग देखें तो इसमें भी आप देखो कि ग्रे लिस्ट में भी जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, और यहाँ पे एक विल होना चाहिए कि FATF की जो भी रिकमेंडेशन है ना उसमें हम लोग को यहाँ पे उस सारे रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना है। साथ ही अदर एक्सट्रीम देखें तो जुरिस्डिक्शंस जो है ना इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, बट एक चीज़ होता है ना कि हाँ कि जो भी जुरिस्डिक्शन में है उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि हाँ ये काम तो करना ही है। साथ ही FATF को ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनानी चाहिए। हम लोग हमेशा यहाँ पे बात करते हैं कि हाँ FATF की मीटिंग हुई, लेकिन FATF की मीटिंग में अगर हम लोग देखें तो उस तरीके का यहाँ पे जो भी रिकमेंडेशन निकल कर आता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने को मिलता है। साथ ही इसकी रिप्रेजेंटेशन की अगर हम लोग बात करें तो वो भी यहाँ पे उतना बेटर नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। न्यू रिस्क को हम लोग को इंक्लूड करना चाहिए। हम लोग यहाँ पे दो पुरानी जो रिस्क है, मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, इसी पे ये काम करता है। तो आज के डेट में आप देखते हो साइबर क्राइम है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम है, तो उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए। ये भी एक यहाँ पे एरिया कहा गया है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो पॉलिसी एडवाइस और टेक्निकल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। FATF को यहाँ पे एक सब्सटेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए, वो भी जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, और जो उनका लीगल, रेगुलेटरी और जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क है उसको भी और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। फाइन, सो ये सारे हैं। लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में क्या क्या बातें की गई है। ग्रे लिस्ट यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि क्यों कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, तो देखिए कुछ डिफिशेंसी कंट्रीज़ में कुछ कमी रह जाती है, यानी कि जो भी यहाँ पे अगर वो ऐसी देश जो कि टेररिस्ट फैला रही है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रही है, या फिर यहाँ पे देखो कि प्रोलिफरेशन हो रहा है फाइनेंसिंग का, तो अगर ये सारा काम हो रहा है तो उन देशों को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। ब्लैक लिस्ट में किसको डाला जाता है, यहाँ पे आप देखो ब्लैक लिस्ट में क्या होता है कि सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक डेफिशिएंसी है। इट मीन्स कि आप देखो कि यहाँ पे कुछ डेफिशिएंसी है, लेकिन अगर ये डेफिशिएंसी मीन्स आप समझते हैं कि हर एक चीज़ की लिमिट होती है, जब वो लिमिट की बाउंड्री अगर क्रॉस हो जाए तो इसी में हम लोग कहते हैं कि एक एक्सीड कर दिया, ओके,
तो एक्सीड जो हो रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि डेफिशिएंसी निकल कर आ रही है। अगर ये तीनों चीज़ पे यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइनेंसिंग है, अगर इन तीनों पे काम नहीं किया जा रहा है, इन तीनों पे कंट्री रोक नहीं लगा रही है, तो फिर उस कंट्री को जो है बार बार वार्निंग देने के बाद क्या किया जाता है, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब ब्लैक लिस्ट ये समझते हैं कि ग्रे लिस्ट में डालने से इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है। तो कंट्रीज़ को आप जानते हो कि फॉर्मली कमिट करना पड़ता है कि हाँ वो कुछ एक्शन प्लान लेकर आएंगे जिससे कि जो भी उनके देश में कमी है उसको वो पूरा करेंगे। साथ ही कुछ सर्टेन कंडीशंस है जो कि FATF के द्वारा यहाँ पे रखा गया है, तो उसको भी यहाँ पे फुलफ़िल करेंगे। ब्लैक लिस्ट में अगर हम लोग बात करें तो ब्लैक लिस्ट में क्या है कि यहाँ पे कंट्रीज़ जो है उनको यहाँ पे एडवांस अप्लाई करना होगा, इन्हांस करना होगा, वो भी मोस्ट सीरियस केसेस में। तो कंट्रीज़ को यहाँ पे जो है काउंटर मेजर्स के लिए भी बुलाया जा सकता है। तो ये सारा काम होता है, ठीक है। ब्लैक लिस्ट जो है वो आप समझो कि वो अब एंड हो गया, ठीक है। अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में है तो फिर वो अभी तक तो देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ जो है ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में है, तो उसको समझते हैं कि कौन कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ इनको रखा गया। लेकिन इससे पहले FATF की रिकमेंडेशन समझते हैं। मेजर्स जो है वो यहाँ पे आपका क्रिमिनल जस्टिस में रखा गया, रेगुलेटरी सिस्टम में रखा जाता है, प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत ज़्यादा लिया जाता है, साथ ही इस्टेब्लिशमेंट होती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ की, साथ ही अरेंजमेंट किया जाता है कि जिसके साथ हम लोग अदर कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट कर सके, और मेजर से लिया जाता है जिससे कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सके। ओके, सो ये सारी बातें FATF के तहत यहाँ पे कहा जा रहा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने डिटेल में देखा कि FATF क्या है, FATF में कौन कौन से यहाँ पे लिस्ट होते हैं, अभी क्या यहाँ पे प्रोग्राम किया जा रहा है, अभी क्यों बातें की जा रही हैं, FATF की रिकमेंडेशन के बारे में समझे, ईच एंड एवरी पॉइंट की कितनी कंट्रीज़ है यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट कमिंग की FATF में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे देखा कि आगे हम लोग को क्या करना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है इंटरपोल। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इंटरपोल इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो मेक श्योर, आई एम 110% श्योर कि इससे UPSC प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन बनेंगे ही। तो मेनली हुआ क्या है कि फर्स्ट टाइम एवर पुलिस मेटावर्स स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो यहाँ पे पहली बार ऐसा बनाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं मेटावर्स क्या है। तो मेटावर्स कहने का मतलब है कि रियल टाइम 3D वर्चुअल स्पेसेस हैं। 3D पिक्चर्स आप लोग देखते हो ना, 3D मूवीज़ देखते हो, जैसा लगता है कि रियल है, हमारे आंखों के सामने है। तो उसी तरीके से रियल टाइम 3D वर्चुअल स्पेसेस बनाया जा रहा है जहाँ पे यूज़र्स जितने भी हैं ना वो मिल सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज बाय कर सकते हैं, और कुछ इवेंट्स वगैरह भी अटेंड कर सकते हैं अदर पीपल्स के साथ, जो कि सेम फिजिकल स्पेस में यहाँ पे नहीं बिलोंग कर रहे हैं। इंटरपोल मेटावर्स क्या है? तो यहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र्स जितने भी होते हैं ना उनको अलाउ किया जाता है कि आप अपना वर्चुअल टूर जो है वो कर सकते हो। इट मीन्स कि जो जनरल सेक्रेटेरिएट है, इनकी हेडक्वार्टर आपको फ्रांस के लियोन में देखने को मिलेगा, तो उसका क्या होता है कि यहाँ पे वर्चुअल टूर वो कर सकते हैं और अदर ऑफिसर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अवतार वगैरह, उनके अवतार्स है या फिर ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह भी करना है तो वो भी वर्चुअल टूर के थ्रू हो सकता है, 3D में हो सकता है। ओके, तो ये जो मेटावर्स है ये आपका इंटरपोल सिक्योर क्लाउड के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और एक न्यूट्रलिटी ये एश्योर करता है। किसी भी तरीके का यहाँ पे आप देखो कि कोई भी तरीके का, एक कहते हैं ना कि पक्षपात, ये नहीं होगा, न्यूट्रलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसको 195 जो टोटल कंट्रीज़ है हमारे इस अर्थ में, उनके द्वारा यहाँ पे एक्सेस भी किया जाएगा और कुछ अदर बेनिफिट्स भी उनको मिलता है, जैसे कि रिमोट वर्क है, अपना लोकल वर्क है वो कर रहे हैं, नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं, या फिर कुछ एविडेंस वगैरह अगर कलेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है जो भी क्राइम सीन से, तो वो भी यहाँ पे कलेक्ट करके रख रहे हैं। ओके, अब समझते हैं कि व्हाट इज़ इंटरपोल। इंटरपोल एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपके टोटल 195 मेंबर कंट्रीज़ है। इससे क्या होता है कि एक दूसरे कंट्री जो है, एक दूसरे की कंट्री में जो पुलिस फोर्सेस होती है वो आपस में कनेक्ट होते हैं और उनको काफ़ी हेल्प मिलता है। सपोज दैट क्या एग्जांपल, हमारे यहाँ जो है विजय माल्या, जो कि हमारे देश के बैंकों को चूना लगाकर जब यूके भागे, तो यूके की पुलिस को उनके बारे में कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि हमारे देश की जो पुलिस फोर्स है वो यूके की पुलिस फोर्स से कनेक्टेड है, वो भी इंटरपोल के थ्रू। तो यानी कि जो भी चोर, आप देखो कि अगर कोई भी लोग हमारे देश में या फिर कहीं पे भी एक कंट्री में क्राइम करके दूसरे कंट्री में जाकर छिपने का कोशिश करते, बचने का कोशिश करते, तो वो पकड़ में आते हैं इंटरपोल के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि मेंबर कंट्रीज़ जो है वो शेयर करते हैं, एक्सेस करते हैं डेटा भी, जो भी क्राइम और क्रिमिनल से रिलेटेड है। साथ ही यहाँ पे जनरल सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेट्स भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डे टू डे एक्टिविटी में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखना है।
साथ ही अगर आप देखो तो इसमें जो है वो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है हर एक मेंबर कंट्री में, जो कि एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों के लिए, एक जनरल सेक्रेटेरिएट के लिए भी और अदर जो एनसीबीज है जितने भी नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है उनके बीच में एक आप देखो कि एक सेंट्रल पॉइंट है। हर एक नेशनल जो सेंट्रल ब्यूरो है वो पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा ये रन किया जाता है उस कंट्री के। और यूजुअली आप देखो तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो रिस्पॉन्सिबल है पुलिसिंग में उसी में वो बैठते भी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इंडिया में। तो इसी में आपको देखने को मिलेगा कि इनका बैठक होता है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ इंटरपोल नोटिसेस आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ नोटिस है, जो कि यहाँ पे डिफरेंट आपके कलर्स में यहाँ पे डिनोट किया गया। रेड नोटिस है, रेड नोटिस कहने का मतलब है कि कोई वांटेड पर्सन है उनको अरेस्ट करना है। ब्लू नोटिस है, कहने का मतलब है कि अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है किसी पर्सन के आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज़ को लेकर। ग्रीन नोटिस है, जो कि अगर वार्निंग दे रहा है या इंटेलिजेंस बता रहा है अबाउट पर्सन जो कि किसी भी तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किए हैं। येलो नोटिस कहने का मतलब है कि किसी मिसिंग पर्सन को लोकेट करने में हेल्प मिलेगा। ब्लैक नोटिस इशू करने का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन चाहिए जो भी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ है। कुछ ऐसे बॉडीज़ होते हैं जो कि आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है कि किनका है, इनके फैमिली मेम्बर्स कौन है या फिर इनके बारे में कुछ भी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को सीक करने के लिए ब्लैक नोटिस इशू किया जाता है। ऑरेंज नोटिस की बात करें तो यहाँ पे वार्न किया जाता है किसी इवेंट को, किसी पर्सन को या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, प्रोसेस है, उसको वार्न करने के लिए दिया जाता है। पर्पल नोटिस है, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो भी आप देखो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किसी डिवाइस के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो ये पर्पल नोटिस के तहत आता है। साथ ही एक है इंटरपोल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। तो ये इशू किया जाता है कुछ ग्रुप्स के लिए या इंडिविजुअल के लिए जो कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन कमेटी में टारगेट किए गए, तो उनके लिए उनकी तरफ से ये इशू किया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट कलर ऑफ नोटिस जो कि यहाँ पे इशू किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि आज की डेट में इंटरपोल न्यूज़ में क्यों है, क्या क्या इश्यूज़ अराइजेज है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे एक्स्ट्राडिशन। इंटरपोल आप देखो कि कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है अगर इनके मेंबर स्टेट में देखें, या फिर एक्स्ट्राडिशन जो पॉसिबल होता है वो सिर्फ बायलैटरल एग्रीमेंट के थ्रू होता है, ना कि इंटरपोल के थ्रू होता है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ भी हैं, जैसे कि पॉलिटिकल असाइलम हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गई रिफ्यूजीज़ के लिए, तो ये सब भी एक यहाँ पे एक कॉज ऑफ कंसर्न है। सेकेंड, पॉलिटिकली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड अरेस्ट होता है। किसी को भी अरेस्ट करना होता है यहाँ पे इंटरपोल के थ्रू या फिर ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के थ्रू, तो इसमें क्या होता है ना कि वो जिसको भी अरेस्ट करना होता है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। जैसे कि आप देख सकते हो अरेस्ट ऑफ यहाँ पे बेलारूसियन पॉलिटिशियन का करना हो या यूक्रेनियन पॉलिटिशियन का करना हो, तो ये सब इंटरपोल के थ्रू होता है। साथ ही इंटरपोल कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि अंडर आर्टिकल 2 में कहा गया है कि मेंबर स्टेट्स जो है वो यहाँ पे ऑब्लाइज नहीं है कि वो जो जनरल सेक्रेटेरिएट का डिमांड है उसके साथ वो कंप्लाइन करे। साथ नेशनल सॉवरेनिटी की अगर हम लोग बात करें तो मेंबर स्टेट्स जो है वो कम्प्लीटली फ्री है कि वो इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है उसको परस्यू करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जितने भी मेंबर स्टेट है 195 है, तो वो पूरी तरीके से फ्री है कि वो अपना इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है उसको वो परस्यू कर सकते हैं। करप्शन की अगर हम लोग बात करें तो कई बार करप्शन की केसेस भी इंटरपोल के सामने निकल कर आई है। 2015 में आप देख सकते हो कि इंटरपोल को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया था मल्टी मिलियन डॉलर करप्शन डील्स को लेकर, जो कि प्राइवेट सेक्टर के साथ यहाँ पे किया गया था। और ये कौन सा है, तो फिक्की जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है फीफा, तो इसके तरफ जुड़ के जो है काफ़ी ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर जो है यहाँ पे खर्च करने का, करप्शंस का यहाँ पे मामला निकल कर आया था। लेकिन इससे पहले हम लोग समझते हैं कि इंटरपोल का काम करने का प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे है कि 195 अगर कंट्रीज़ है तो उनके नेशनल सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है। सेकेंड है कि न्यूट्रलिटी पे वर्क करता है, किसी भी तरीके की किसी कंट्री को ज़्यादा फेवर नहीं करते। साथ ही कांस्टेंट एंड एक्टिव कॉपरेशन है, अगर कॉपरेशन करना है, पार्टिसिपेशन करना है तो वो एक्टिव है। साथ ही रिस्पेक्ट करना है जो भी ह्यूमन राइट्स है, इतने सारे कंट्रीज़ के लोग हैं तो उनके ह्यूमन राइट्स को भी रिस्पेक्ट करना है। ओके, वही फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले पावर को पोजेस करना चाहिए। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो है वो पावर को पोजेस करती है टू मेक देयर मेंबर्स ओबे देयर डिसीजंस। ओके, जो भी डिसीजंस यहाँ पे इंटरपोल के द्वारा दिया जाता है उसको ओबे करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ज़रूरत है। इंटरपोल को क्या है कि अपने जो संविधान है उसको थोड़ा अमेंड करे और एक एजर्टिव पोजीशन यहाँ पे अडॉप्ट करे एज ए सुपर नेशनल पुलिस फोर्स। पुलिस रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, जो कि आज से नहीं, बहुत सारे यहाँ पे कमेटी है जिनकी रिकमेंडेशन आ चुकी है पुलिस रिफॉर्म को लेकर।
तो इंटरपोल को भी यहाँ पे अपने मेंबर स्टेट को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, वो भी वाइट कॉलर क्राइम्स को लेकर। साथ ही रेड नोटिस की अगर हम लोग बात करें तो इंटरपोल को यहाँ पे रेड नोटिस को डिलीट कर देना चाहिए। इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे गारंटेड रिफ्यूजी स्टेटस मिला है एज़ पर द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन के थ्रू, तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो जाता है। रेड नोटिस क्यों करते हैं? जिसको भी यहाँ पे अरेस्ट करना हो, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि समटाइम्स जो है रिफ्यूजी के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो रेड नोटिस इशू हो जाता है, तो यहाँ पे एक ट्रबल क्रिएट हो जाता है। रिफ्यूज़ी राइट की अगर हम लोग बात करें तो इंटरपोल को यहाँ पे एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करनी चाहिए, जिससे कि जो राइट्स ऑफ पीपल है इंटरनेशनल रिफ्यूजी स्टेटस के साथ जो जिसको भी मिला हुआ है, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, तो यहाँ पे ये वे फॉरवर्ड है। अब समझते हैं कि इंटरपोल की अब तक की अचीवमेंट देख लेते हैं कि अच्छा अच्छा काम इन्होंने क्या क्या किया। ID आर्ट है, ये एक मोबाइल ऐप है जो कि इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया। और स्टोलन कल्चर जो प्रॉपर्टी है, जैसे आप देखते हो कि किसी कल्चर प्रॉपर्टी है उसको चोरी कर लिया जाता है, स्मगलिंग वगैरह को रिड्यूस करना, या फिर जो भी स्टोलन वर्क है उसको यहाँ पे रिकवर करना, तो ये सब यहाँ पे मोबाइल ऐप के थ्रू होता है। और रोमानिया में आप देखो पुलिस जो है वो यहाँ पे 13वीं सेंचुरी की जो गॉथिक क्रॉस है उसको यहाँ पे रिकवर किया, चोरी हो चुका था ये भी। बॉर्डर को सिक्योर करते हैं, यानी कि यहाँ पे आप देखो इंटरपोल की जो डेटाबेस है वो यहाँ पे है कि लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है, जो भी यहाँ पे टेररिज्म, मर्डर, ड्रग ट्रैफिकिंग वाला काम करते हैं तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। ट्रेनिंग की अगर बात करें तो पुलिस है, इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ है, जिनको यहाँ पे स्पेशलाइज्ड इंटरपोल ट्रेनिंग भी वगैरह दिया जाता है फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन टेक्निक को लेकर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी हैं जो कि ये दिखाती है कि जो भी लोगों को यहाँ पे तस्करी बनाया जाता है, एक देश से दूसरे देश में बेचा जाता है ले जाकर, उन पे भी काफ़ी ज़्यादा ये काम किए इसको कम करने के लिए। सिक्योरिंग साइबर स्पेस है। मल्टी सेक्टर अगर पार्टनरशिप्स की बात करें जो कि इमर्जिंग ट्रेंड्स को ये मॉनिटर करते हैं और पब्लिक अवेयरनेस को भी रेज़ कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन रिस्क को लेकर, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि साइबर स्पेस भी यहाँ पे सिक्योर हो पा रहा है। ओके, अब इसके बाद NCB के बारे में समझ लेते हैं, जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है हमारे देश में। तो NCB जो कि न्यू दिल्ली में है, एक सोल ऑथराइज्ड एजेंसी हमारे देश में जो कि पुलिस एजेंसीज़ के साथ काम करती है, यानी कि दूसरे कंट्रीज़ की जो पुलिस एजेंसीज़ है उनके साथ जो मिलकर काम करते हैं उनको हम लोग NCB कहते हैं। NCB एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हमारे देश में CBI है उसी का एक ब्रांच है, और ये किसके कंट्रोल में? डिप्टी डायरेक्टर और 2 असिस्टेंट डायरेक्टर के कंट्रोल में है ये। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। इंटरपोल का जो क्राइम प्रोग्राम है ना, इसको भी देख लीजिए कि ये 3 बेसिक फंडे पे काम करते हैं। सबसे पहले है कि टेररिज्म को काउंटर करना, फिर है कि ऑर्गेनाइज्ड और इमर्जिंग क्राइम को देखना, फिर साइबर क्राइम को देखना। टेररिज्म को जो काउंटर किया जाता है, यहाँ पे क्या है कि मेंबर कंट्रीज़ को असिस्ट करना कि आप जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है उसको प्रिवेंट करो या डिसरप्ट करो किसी भी तरीके से। ऑर्गेनाइज्ड और जो इमर्जिंग क्राइम है उसको भी यहाँ पे टैकल किया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से प्लान करो। इमर्जिंग क्राइम है, जिस तरीके से क्राइम बढ़ते जा रहा है, साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है, तो उस पर भी यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरपोल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन, एंड जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है उसको एक जगह इकट्ठा करके रखिए और अभी न्यूज़ में क्यों है ये समझने का कोशिश कीजिए, और मेनली यहाँ पे मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है जिससे कि क्वेश्चन बन सकते हैं। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल जो कि है नॉर्ड स्ट्रीम। सो जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है इनके द्वारा ये कहा गया है कि मीथेन गैस की लीकेज, क्योंकि यहाँ पे नॉर्ड स्ट्रीम जो है वो रप्चर हो रही है। नेचुरल गैस पाइपलाइन सिस्टम है जो कि बिगेस्ट सिंगल रिलीज़ है, तो यहाँ पे मीथेन गैस जो है यहाँ पे लीक कर रहा है, तो एक बिग कॉज ऑफ कंसर्न है। नॉर्ड स्ट्रीम है क्या? नॉर्ड स्ट्रीम में आप देखो एक प्राइमरी नेटवर्क है जो कि यहाँ पे गैस रीच होता है कहाँ से कहाँ तक, तो जर्मनी से रशिया से जर्मनी। ठीक है, तो ये आप देखो कि यहाँ पे रशिया है, यहाँ से आपका जो है ये रेड वाली जो लाइन है ये नॉर्ड स्ट्रीम है, इसको कहा गया है, जो कि गैस यहाँ से आपका रशिया से लेकर जर्मनी तक पहुँचता है। ये बाल्टिक सी होते हुए ये आपका पहुँच रहा है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 है जो कि 1224 किलोमीटर है और ये आपका रशिया से लेकर जर्मनी तक चलता है। उसके नीचे नॉर्ड स्ट्रीम 2 है जो कि 1200 किलोमीटर तक है, ये भी रशिया के से जर्मनी तक जाता है। ओके, इसका ये नॉर्ड स्ट्रीम का फ़ायदा क्या है? सबसे पहले तो आप देखो कि ये गैस रूट है, ठीक है, तो इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटल ये काफ़ी फ्रेंडली है। 1224 किलोमीटर, इट मीन्स कि $11 बिलियन तक का ये अंडर वाटर लिंक है, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट है, मोस्ट इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रूट है, जिससे कि जो रशिया का गैस एक्सपोर्ट है जर्मनी में वो डबल हो रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी है यूरोप वाले कंट्री में, ठीक है। उसके बाद एक स्टेबिलिटी मिल रहा है इस रीजन में। ये जो पाइपलाइन है ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जितने भी इंपॉर्टेंट एनर्जी ट्रेड वगैरह है,
क्योंकि रशिया की जो डिपेंडेंसी है यूरोपियन यूनियन में ये काफ़ी हद तक है, तो चलिए इससे इसको बेटर एक रूट मिल पा रहा है। ओके, मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, ये 80 टाइम्स मोर हार्मफुल है अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में देखें तो, ठीक है। और मीथेन का क्या है ना कि लंबे समय तक ये एटमॉस्फेयर में रहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे एटमॉस्फेयर में है तो वो काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, 20 साल तक रहेगा, लेकिन अगर वही मीथेन की बात करें तो ये 50 साल तक भी हमारे एटमॉस्फेयर में रह सकता है। ये रिस्पॉन्सिबल है, जो कि यहाँ पे आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है ना, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मीथेन है। फाइन, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटी आर्टिकल है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन। टुमारो वी विल बिगिन विद इकोनॉमी लेसन। तो आज के लिए बस इतनी ही रखती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इस लेसन से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलते होंगे। तो अगर इन्फॉर्मेशन मिलते हैं और आपको फ़ायदा होता है तो इसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके। डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे विजन आइस की करंट अफेयर्स मैगजीन्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।